हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2010 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल मूवी द वे बैक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें 3 आदमी साइबेरिया की जेल से भागकर इंडिया तक पैदल आते हैं। आजादी हासिल करने के लिए उन्हें 4000 मील तक पैदल चलना पड़ता है। मूवी की शुरुआत 1939 से होती है, जब हिटलर पोलैंड पर वेस्ट से कब्जा करता है और कुछ दिन बाद स्टालिन ईस्ट से कब्जा करता है। वो लोग पोलैंड के 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्से पर हिटलर कब्जा करता है और दूसरे हिस्से पर स्टालिन कब्जा करता है। हिटलर की आर्मी एक आदमी को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम यानुश है। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो एक जासूस है, लेकिन वो इससे इनकार कर देता है। यानुश कहता है कि मैं जासूस नहीं हूँ। इसलिए सोवियत यूनियन यानी हिटलर की आर्मी यानुश की बीवी को गिरफ्तार कर लेती है। आर्मी उसे बहुत टॉर्चर करती है और उसे ये कबूल करने पर मजबूर कर देती है कि उसका पति यानुश एक जासूस है, और उसी की गवाही के बिना पर यानुश को 20 साल की सजा सुनाई जाती है और 20 साल के लिए उसे साइबेरिया के एक लेबर कैंप में भेजा जाता है, जिसका नाम गुलाग है। इस लेबर कैंप से आज तक कोई भी आदमी नहीं भाग पाया है और यहाँ पर इन कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। ये लेबर कैंप साइबेरिया के जंगलों के बीच में मौजूद होता है और यहाँ पर कैदियों से गधों की तरह काम करवाया जाता है। कैंप में यानुश की मुलाकात एक आदमी से होती है, जिसका नाम खबरो है। खबरो यहाँ आने से पहले एक एक्टर हुआ करता था। वो यानुश को बताता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ से भागकर बाइकाल लेक के रास्ते से मंगोलिया चला जाऊंगा। अगर तुम भी यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम मेरे साथ यहाँ से भाग सकते हो। अब यानुश को इस कैंप में कुछ टाइम बीत जाता है और अब उसे धीरे धीरे विजन्स आने लगते हैं। इन विजन्स में वो देखता है कि वो एक दरवाजे की तरफ जा रहा है। उस दरवाजे के पास शेल्फ पर उसे कुछ फूल और एक पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। यहीं पर उसका विजन एंड हो जाता है और वो रियलिटी में आ जाता है। इसी कैंप में यानुश की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जिसका नाम स्मिथ है। यानुश स्मिथ को बताता है कि वो खबरों के साथ यहाँ से भागने वाला है। तभी स्मिथ उसे बताता है कि खबरों तुम्हें यहाँ से नहीं भगा सकता। जब भी इस कैंप में कोई नया आदमी आता है तो खबरों उस आदमी के साथ वही भागने वाली बातें करता है, लेकिन मैं सच में इस जेल से भागना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग सच में वहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन स्मिथ यानुश को बताता है कि हमें एक तूफानी रात का इंतजार करना होगा, ताकि हम जब यहाँ से भागे तो बर्फ पड़ने की वजह से हमारे चलने के निशान फिर से गायब हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग कुछ दिन कैंप में ही गुजारते हैं और ऐसी रात का इंतजार करते हैं और आखिरकार एक दिन वो रात आ जाती है जब बाहर बर्फ पड़ रही थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर यानुश स्मिथ और उनके साथ और भी कुछ लोग इस लेबर कैंप से भाग जाते हैं। उस रात बहुत बर्फ पड़ती है, जिस वजह से इनके चलने के निशान गायब हो जाते हैं और सोवियत आर्मी इन्हें दोबारा नहीं ढूंढ पाती। अगले दिन तक बर्फ पड़ना बंद हो जाती है और ये लोग एक जगह रुककर आराम करते हैं। लेबर कैंप में इन सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया था और अब ये लोग उसे एक जगह पर जमा करते हैं और देखते हैं कि उस खाने की मदद से ये लोग कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। स्मिथ और यानुश के अलावा इनमें वल्का, काजिक, तोमास, जोरान और वॉस होते हैं। ये लोग कई दिनों तक साइबेरिया के जंगलों में पैदल सफर करते हैं और बीच बीच में किसी जगह कुछ टाइम के लिए रुककर आराम करते हैं। इनमें से किसी को भी मंगोलिया जाने का रास्ता पता नहीं था, इसलिए यानुश सूरज की मदद से डायरेक्शन का पता लगाता था और उसी डायरेक्शन में ये लोग आगे बढ़ते थे। एक दिन ये लोग एक जगह पर आग जलाने के लिए रुकते हैं। सभी लोग लकड़ियां जमा कर रहे थे। इस टाइम पर रात हो रही थी और तभी काजिक रास्ता भटक जाता है और हमें पता चलता है कि काजिक को नाइट ब्लाइंडनेस है। उसे रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो अपने ग्रुप के पास वापस पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता और थक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाता है। सुबह होते ही उनकी नजर काजिक पर पड़ती है। काजिक ठंड में जम गया था, वो मर चुका था और हैरानी की बात ये थी कि वो इस ग्रुप के बहुत पास पहुंच चुका था और हिम्मत हारने की वजह से वो वहीं पर बैठ गया और उसकी जान चली गई। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ
कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खैर, अब ये सभी लोग काजी को वहीं पर दफनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते चलते इनके पास खाना खत्म हो जाता है। एक जगह पर पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि भेड़िए किसी जानवर को मारकर खा रहे हैं। इनके पास भी खाना नहीं था, इसलिए ये लोग भेड़ियों से उनका खाना छीनकर उसे खा जाते हैं। ये लोग उस मरे हुए जानवर पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। इसके बाद ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं और आखिरकार ये लोग बाइकाल लेक तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर इन लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है। बाइकाल लेक के पास में ही इन लोगों को एहसास होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। जब सभी लोग ढूंढते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है। वो भी इनकी तरह सोवियत आर्मी से भाग रही थी, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस लड़की को अपने साथ लेकर चलेंगे। वो लड़की भी कई दिनों से भूखी थी। स्मिथ यानुश को बताता है कि हमें उस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाएगी और हमें पता भी नहीं है कि वो कौन है। शायद उसकी वजह से हम पकड़े जाएंगे। लेकिन यानुश कहता है कि इंसानियत के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलते चलते वो लड़की स्मिथ को बताती है कि मेरा नाम आयरीना है और मैं पोलैंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स को रशियन सोल्जर्स ने मार दिया और मुझे आपकी तरह एक फार्म में भेज दिया, जहाँ पर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और इसीलिए मुझे उस फार्म से भागना पड़ा। वो लड़की अपनी स्टोरी बताते बताते इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन स्मिथ को यह अंदाजा लग जाता है कि आयरीना उनसे झूठ बोल रही है। उसकी सारी कहानी झूठी है। इसलिए वो आयरीना को बताता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए तुम्हें अपनी सच्ची कहानी बतानी पड़ेगी। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर रात में रुक जाते हैं, जहाँ पर आयरीना उन्हें अपनी सच्ची कहानी बताती है। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट लीडर्स ने ही उन्हें मार दिया और आयरीना को एक ऑर्फनेज में भेज दिया। और अब की बार स्मिथ जान जाता है कि आयरीना सच बता रही है, इसलिए वो लोग उसे ग्रुप में अलाउ करते हैं और आयरीना को अपने साथ में ही रखने का फैसला करते हैं। अब इस ग्रुप को चलते चलते बहुत समय बीत जाता है। इनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रुप हिम्मत नहीं हारता। वो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं और कई हफ्तों तक लगातार चलने के बाद ये लोग आखिरकार मंगोलियन बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और रात में मंगोलिया के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। सभी लोग मंगोलिया की टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वोल्का वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो स्टालिन को मानता है और उसे पता है कि मंगोलिया में वो स्टालिन को नहीं मान सकता। इसलिए वो यहीं रुकने का फैसला करता है और ग्रुप के बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते ये लोग उलान बाटर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर स्टालिन और मंगोलिया के लीडर की फोटो लगी हुई। यहाँ पर इनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों से ये लोग भागकर आ रहे थे वो लोग अब मंगोलिया में भी पहुंच चुके थे। वहीं पर यानुश के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सभी से कहता है कि उन्हें मंगोलिया नहीं बल्कि इंडिया जाना चाहिए। इंडिया में उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। उसे पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन सभी को अपने अपने घरों तक पहुंचा सकती है, इसलिए ये लोग इंडिया की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे इनका रास्ता कितना कठिन होने वाला है। अब इन्हें अपना सफर रेगिस्तान में कंटिन्यू करना था और रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है ये हम सभी को पता है। ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। इन्हें रेगिस्तान में चलते चलते बहुत दिन बीत जाते हैं। इनके पास पानी भी खत्म हो जाता है और साथ ही रेगिस्तान में इन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलता, जिस वजह से ये लोग अब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तभी एक दिन इनकी किस्मत इनका साथ देती है और ये लोग एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ये लोग पेट भर के पानी पीते हैं और रात भर ये लोग कुएं के पास ही आराम करते हैं। इनके पास जितने भी बर्तन मौजूद थे ये लोग उन बर्तनों में पानी भरते हैं और आगे सफर पर निकल जाते हैं। लेकिन आगे इनकी किस्मत फिर से बिगड़ जाती है, क्योंकि रेगिस्तान में तूफान आ जाता है, जिस वजह से इनका पानी खराब हो जाता है। स्मिथ यानुश से कहता है कि उन्हें वापस उसी कुएं के पास जाना चाहिए और वहां से पानी लाना चाहिए, लेकिन यानुश उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमें वो कुआं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग अब कुएं से बहुत आगे आ चुके थे। ये लोग अपना सफर रेगिस्तान में कंटिन्यू करते हैं। अब इन्हें चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं
और अब इनकी हालत खराब होने लगती है। इनके पास ना ही पीने के लिए पानी होता है और ना ही खाने के लिए खाना होता है और इसी वजह से आइरीना चलते चलते बेहोश हो जाती है। गर्मी की वजह से उसकी स्किन जल चुकी थी और उसके पैर सूज चुके थे, लेकिन फिर भी वो इनके साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद वो फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। ये लोग बारी बारी उसे गोद में उठाकर भी चलते हैं, लेकिन फिर भी आइरीना की हालत बद से बदतर हो जाती है और बीच रेगिस्तान में उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये लोग उसे रेत के नीचे दफनाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और खुद अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्हें चलते चलते और कुछ दिन बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे तोमास की हालत खराब होने लगती है और एक दिन वो भी रेगिस्तान की कड़कती धूप में अपने प्राण त्याग देता है और बाकी बचे हुए लोग उसे भी आइरीना की तरह रेत में दफनाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब स्मिथ की बारी आती है। वो भी अब मौत के करीब पहुंच जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है, लेकिन यानुश उसे मोटिवेट करता है, उसे जीने का हौसला देता है, जिसके बाद स्मिथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत दिनों तक चलने के बाद आखिरकार इनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। इन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है, लेकिन वो पानी बहुत गंदा होता है, लेकिन इनकी प्यास बुझाने के लिए वो पानी काफी होता है। ये सभी लोग उस गंदे पानी को पीते हैं, जिसके बाद इनके अंदर चलने की शक्ति आ जाती है। वहीं पर इन्हें एक सांप दिखता है, उसे पकड़कर ये लोग पकाते हैं और उसका मांस खा जाते हैं। लेकिन इस तरह से ये लोग अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। इन्हें जल्द से जल्द किसी न किसी ऐसी जगह पर पहुंचना था जहां पर इन्हें पानी भी मिले और जहां पर इन्हें खाना भी मिले। और चलते चलते आखिरकार ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये लोग उस नदी से बहुत सारा पानी अपने साथ ले जाते हैं और अपनी मंजिल यानी इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं और चलते चलते ये लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग अभी भी नहीं रुकते, बल्कि अभी भी ये लोग आगे बढ़ते हैं और तिब्बत पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक मॉन्क मिलता है। वो मॉन्क इन्हें अपने साथ ले जाता है। अपने घर के अंदर वो इन्हें भरपेट खाना खिलाता है। अभी भी ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए अभी भी इनके मन को शांति नहीं मिलती और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक मॉन्क इन्हें बताता है, इंडिया तक पहुँचने के लिए आपको हिमालय को पार करना पड़ेगा, लेकिन अभी हिमालय पर बर्फ पड़ रही है, इसलिए अभी आप इंडिया नहीं पहुँच सकते। आपको 3 महीने तक यहीं रुकना होगा। लेकिन यानुश को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चलने की बात करता है। लेकिन स्मिथ कहता है कि मैं अब आगे नहीं चलूंगा, मैं यहीं लासा जाऊंगा। यहाँ पर एक मॉन्क से मेरी बात हो गई है, वो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। लेकिन यानुश को ये मंजूर नहीं था। वो अपने बचे हुए दोनों साथियों के साथ हिमालय की तरफ निकल जाता है और कुछ दिन बाद हिमालय को पार करके वो आखिरकार इंडिया पहुंच जाता है, जहां पर लोग उनका स्वागत करते हैं। अपने आप को इस तरह से लोगों के बीच देखने के बाद यानुश और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उन तीनों को अपने अपने घर पहुंचा देती है। लेकिन इसके बाद भी यानुश नहीं रुकता। 1980 तक वो चलते चलते पूरी दुनिया का चक्कर काटता है। 1980 में ही पोलैंड की एक पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिज्म को चैलेंज करती है और 1989 में कम्युनिज्म खत्म हो जाता है और कम्युनिज्म के चंगुल से पोलैंड हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और यहाँ पर हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है कि यानुश उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब की बार वो उस पत्थर के नीचे से एक चाबी निकालता है, जिससे वो अपने घर का दरवाजा खोलता है। उसके घर में उसकी बीवी अभी भी मौजूद होती है, लेकिन अब ये दोनों बूढ़े हो चुके थे। जब सोवियत आर्मी ने यानुश को अरेस्ट किया था, तब से अब तक 50 साल बीत चुके थे और अब 50 साल बाद यानुश अपनी बीवी से मिलता है और उसे अपने गले लगा लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।